वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट वीकली करंट अफेयर की सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे 25 से लेकर 31 अक्टूबर तक की जो अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर या ये कहें समसामयिक घटनाएं हैं उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीकली करंट अफेयर की सीरीज को पहले प्रश्न के साथ। यहाँ पे जो हमारे सामने जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न ये है कि ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। हाल ही में आयोजित एशियाई पैरा गेम्स, फिर से इसको देखना है, एशियाई पैरा गेम्स 2023 में भारत 111 पदकों के साथ पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपको बताना है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 5वें स्थान पर। तो भारत को एशियाई पैरा गेम्स 2023 में टोटल 111 पदक प्राप्त हुए हैं और इस क्रम में इसको जो है भारत को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब हम इसको डिटेल में जानेंगे। देखिए यहाँ पे जो टॉप 5 जो देश हैं, पहले स्थान चाइना को प्राप्त हुआ, दूसरा ईरान, तीसरा जापान, चौथा रिपब्लिक ऑफ कोरिया और 5वां स्थान जो है अपने देश भारत को प्राप्त हुआ है। किस गेम में? एशियाई पैरा गेम्स 2023 में। इसका आयोजन की बात कर लें तो 22 से लेकर 28 अक्टूबर तक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक, ये कहाँ हुआ है? चीन में हुआ है। और चीन के कहाँ पे? होंगझोउ में आयोजित किए जा रहे एशियन पैरा गेम्स 2023 का समापन 28 अक्टूबर 2023 को हुआ। इसका समापन कब हुआ है? 28 अक्टूबर 2023 को। भारत एशियाई पैरा गेम्स 2023 में मेजबान चीन, ईरान, जापान और रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मतलब कि यहाँ पे साउथ कोरिया की बात की जा रही है, के बाद 5वें स्थान पर रहा। और इस प्रतियोगिता में भारतीय एथलीटों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए अब तक कुल 111 पदक प्राप्त किए और भारत के लिए 100वां पदक दिलीप महादू गावित, ये नाम देखिए, दिलीप महादू गावित ने पुरुषों की 400 मीटर T47 स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। और इस प्रतियोगिता में भारत ने अब तक 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य सहित कुल 111 पदक अपने नाम किए। तो ये जो गोल्ड मेडल हैं, सिल्वर मेडल हैं और जो ब्रॉन्ज मेडल हैं, इनके नंबर भी याद रखना है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए गोल्ड कितने प्राप्त हुए तो 29 जो है वो स्वर्ण पदक प्राप्त हुए हैं, 31 रजत और 51 ब्रॉन्ज या कांस्य पदक। कितने प्राप्त हुए हैं पदक भारत को? 111। और इन 111 पदकों के साथ भारत 5वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस खिलाड़ी ने एशियाई पैरा खेलों में 50 मीटर राइफल SH1 इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। और ये हैं सिद्धार्थ बाबू, ऑप्शन नंबर सी। डिटेल इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो सिद्धार्थ बाबू ने एशियाई पैरा खेलों में 50 मीटर राइफल्स SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और भारतीय पैरा एथलीटों ने 26 अक्टूबर को एशियाई पैरा खेलों में सबसे अधिक पदक जीतकर इतिहास रच दिया और जिससे पदकों की संख्या 18 स्वर्ण सहित 82 हो गई, ठीक है। और भारत इससे पहले 2018 के एशियाई पैरा खेलों में, ध्यान दीजिए, 2018 के एशियाई पैरा खेलों में 72 पदक जीते थे, 72। अगला प्रश्न, एशियाई पैरा खेलों, ये भी जो प्रश्न है वो एशियाई पैरा खेल से ही संबंधित है। तो जो एशियाई पैरा जो गेम्स है खेलों के पुरुष डिस्कस थ्रो, क्या पुरुष डिस्कस थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? इनकी आप तस्वीर भी देख सकते हैं, यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। कौन है? नीरज यादव। अब थोड़ी सी डिटेल में जानते हैं इनके बारे में। तो एशियाई पैरा खेलों में पुरुष डिस्कस थ्रो में भारत के नीरज यादव ने स्वर्ण पदक जीता और उनकी इस जीत पर पीएम मोदी ने उन्हें बधाई भी दी। और एशियाई पैरा खेलों का आयोजन चीन में किया जा रहा है। और वहीं पुरुषों की 1500 मीटर, ध्यान दीजिए, 1500 मीटर T46 इवेंट में भारत के राकेश भैरा ने कांस्य पदक जीता। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किस राज्य या ये कहा जाए केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है, उसका नाम बताना है। तो ये प्रदेश है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। तो जो पहली वर्टिकल विंड टनल की निर्माण की जो बात की जा रही है वो किस राज्य में की जा रही है? हिमाचल प्रदेश में। तो भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश में
स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में अपनी प्रथम ऊर्ध्वाधर मतलब कि वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल सुरंग का उद्घाटन किया और यह अत्याधुनिक सुविधा सैन्य प्रशिक्षुओं को वास्तविक जीवन की मुक्त गिरावट स्थितियों का अनुकरण करके उनके कॉम्बैट फ्री फॉल CFF कॉम्बैट फ्री फॉल कौशल को बढ़ाने के लिए एक नियंत्रित वातावरण प्रदान करती है। और यह उन्नत पवन सुरंग भारतीय सेना में अपनी तरह की पहली सुरंग है और इसका उद्देश्य सैन्य प्रशिक्षण विधियों में क्रांति लाना है, एक रिवोल्यूशनरी स्टेप है ये। अब ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है इनसे संबंधित। प्रश्न यह है कि अभिनेत्री ऋचा चड्ढा, बहुत लोग जानते भी हुए इनको, तो अभिनेत्री ऋचा चड्ढा को किस देश के महावाणिज्य दूत ने कला क्षेत्र के में योगदान के लिए सेवेलियर डांस लॉ ड्रेस आर्ट्स एंड डेस लेट्रेस पुरस्कार से सम्मानित किया है? फिर से इस प्रश्न को देखिए, ये है ऋचा चड्ढा, इनको किस देश के महावाणिज्य दूत ने कला क्षेत्र में योगदान के लिए सेवेलियर डांस लॉ डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो यह देश है फ्रांस, ऑप्शन डी फ्रांस। तो अभिनेत्री ऋचा चड्ढा को कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए फ्रांस की सरकार ने सेवेलियर डांस लॉ ड्रेस आर्ट्स एंड डेस लेट्रेस पुरस्कार से सम्मानित करेगी। अब मुंबई में फ्रांस के महावाणिज्य दूत जीन मार्क सर चार्लेट 28 अक्टूबर को GOMAMI मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के इतर एक कार्यक्रम में ऋचा चड्ढा को यह पुरस्कार प्रदान किया। भारतीय सेना ने किस शहर में चाणक्य रक्षा संवाद 2023 आयोजित किया है? आपको उस शहर का नाम बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर है नई दिल्ली। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का आयोजन किया। तो चाणक्य रक्षा संवाद 2023 कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना द्वारा सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर, ठीक है, कौन सी जगह पे? सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज के साथ साझेदारी में किया जा रहा है। और चाणक्य रक्षा संवाद के पहले संस्करण का आयोजन 3 और 4 नवंबर 2023 को नई दिल्ली के मनेकशा सेंटर में किया जाएगा। क्या? 3 और 4। तो यह भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया जाने वाला अपनी तरह का पहला सम्मेलन है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने टेक्नो हब में आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल, फिर से इस पोर्टल का नाम समझिए, आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल का अनावरण किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है उस राज्य सरकार का नाम बताना है। तो वह है राज्य सरकार, वह राज्य है, वह स्टेट है राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी। अब डिटेल में जानते हैं। तो राजस्थान सरकार ने जयपुर के टेक्नो हब में आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल का अनावरण किया और यह नया पोर्टल राज्य की प्रमुख पहल आई स्टार्ट राजस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण अतिरिक्त है, और अतिरिक्त मतलब एक्सटेंशन है, ठीक है। और यह जयपुर स्थित स्टार्टअप फायरफॉक्स के साथ एक सहयोगात्मक प्रयास है, ठीक है। और आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल को नौकरी प्रदाताओं और नौकरी चाहने वालों दोनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक उपयोगकर्ता अनुकूल मंच के रूप में विकसित किया गया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, आपको बताना है कि राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो दिए गए ऑप्शन में सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। जानते हैं थोड़ा डिटेल में। तो राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को भारत के पहले गृह मंत्री, ध्यान दीजिए, भारत के पहले गृह मंत्री, और यहाँ पे मैं ये भी बोल सकता हूँ कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इस वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं 147th जयंती होगी, जिन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। और राष्ट्रीय एकता दिवस हमारे देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने की दिशा में हमारे राष्ट्र की अंतर्निहित ताकत और लचीलेपन की पुष्टि करने का अवसर प्रदान करता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे परोपकार और
कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया गया। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उस ऑप्शंस में आप आसानी से पकड़ सकते हैं। तो ये है नीता अंबानी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नीता अंबानी। तो नीता अंबानी को रिलायंस फाउंडेशन के माध्यम से उनके परोपकारी कार्यों के लिए 2023 USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला। और रिलायंस फाउंडेशन के अध्यक्ष, ध्यान दीजिएगा, नीता अंबानी जो है रिलायंस फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं। उनको परोपकार और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी, ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए 2023 USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। और यह पुरस्कार USISPF के अध्यक्ष जॉन चेम्बर्स द्वारा, उनके अध्यक्ष का क्या नाम है, जॉन चेम्बर्स द्वारा नई दिल्ली में एक स्वागत समारोह में प्रदान किया गया। अगला प्रश्न, वैश्विक शोध फर्म स्टेटिस्टा के अनुसार फिनटेक यूनिकॉर्न, क्या फिनटेक यूनिकॉर्न में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत को स्थान है तीसरा। ठीक है, कौन सा? तीसरा स्थान। तो वैश्विक शोध फर्म स्टेटिस्टा के अनुसार भारत 17 फिनटेक यूनिकॉर्न के साथ तीसरे स्थान पर है। और जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका USA की बात किया जाए तो USA 134 फिनटेक यूनिकॉर्न के साथ शीर्ष पर है। तो US में अगर फिनटेक की बात किया जाए तो 134 है, वहीं पे भारत में इसकी संख्या 17 है। और यूनाइटेड किंगडम 27 फिनटेक के साथ दूसरे स्थान पर है। वैश्विक शोध फर्म स्टेटिस्टा के अनुसार भारत ने वित्तीय प्रौद्योगिकी, फिनटेक का मतलब है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, क्या? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। तो फाइनेंस का फिन ले लिया गया और टेक्नोलॉजी का टेक ले लिया गया। तो वित्तीय प्रौद्योगिकी यूनिकॉर्न की संख्या में दुनिया भर में तीसरा स्थान प्राप्त किया। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के पहले नैनो DAP प्लांट उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह राज्य है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, ध्यान दीजिएगा, अमित शाह जो है होम मिनिस्टर भी हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं। तो इनको जो है वो दो मंत्रालय मिले हुए हैं, एक है केंद्रीय गृह मंत्रालय और दूसरा सहकारिता मंत्रालय। तो अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में देश के पहले नैनो DAP प्लांट, इसको आप प्लीज जरूर ध्यान में रखिएगा इस प्रश्न को, ठीक है। तो गुजरात के गांधीनगर में देश के पहले नैनो DAP प्लांट का उद्घाटन किया और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में नैनो टेक्नोलॉजी कृषि क्षेत्र में गेम चेंजर साबित होगी। और कलोल में नैनो लिक्विड प्लांट इफ्को द्वारा 300 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया है। और इफ्को की स्थापना 1967 में, यह है इफ्को, इसकी स्थापना डेट भी याद रखिए, ईयर 1967 में की गई थी। अगला प्रश्न यह है कि नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड किसने लॉन्च किया? फिर से इसको देखिए, इस प्रश्न को। हाल ही में नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड को किसने लॉन्च किया? ठीक, तो इसको लॉन्च किया अमित शाह ने, ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड NCEL की शुरुआत की और उन्होंने दिल्ली में NCEL लोगो, ये आप देख सकते हैं, लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर का अनावरण किया। और NCEL को वर्ष 25 जनवरी को बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 के तहत रजिस्टर किया गया था। ठीक है, तो कब रजिस्टर किया गया था? 25 जनवरी 2002 के बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न, केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है? इस तरह के प्रश्नों का जो भी जो है इंटरनेशनल बायलैटरल हो, ट्राइलेटरल हो, इस तरह के जो पार्टनरशिप्स होते हैं, इन पार्टनरशिप्स में जो देश पार्टनर्स बनते हैं उनके नाम जरूर पूछे जाते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों की जो है झड़ी रहती है कंपटीशन में। तो उसी क्रम में यह प्रश्न है, क्या केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन मंजूरी दी है? तो ये है जापान, ऑप्शन नंबर डी।
देखिए, केंद्रीय कैबिनेट ने जापान भारत सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप पर भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन की मंजूरी दी है। और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जुलाई 2023 में जापान के साथ सहयोग ज्ञापन एमओसी, ठीक है, एमओसी पर हस्ताक्षर किए थे। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान को हामून, ध्यान दीजिएगा, हामून नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? जो भी चक्रवाती तूफान होते हैं उनका नाम किसी देश के द्वारा जो है वो दिया जाता है। और उसी क्रम में यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि बंगाल की खाड़ी जो बे ऑफ बंगाल है उसमें जो उठा चक्रवाती तूफान था हामून, उसको किस देश ने नाम दिया? तो यह नाम दिया गया था ईरान के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अब थोड़ा डिटेल में जानते हैं। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून 25 अक्टूबर 2023 को बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी तट से टकराया और हिंद महासागर में बनने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को 13 सदस्यों द्वारा क्रमिक रूप से दिया जाता है। और चक्रवाती तूफान हामून को ईरान के द्वारा नामित किया गया। और हामून एक फारसी शब्द है। हामून कैसा शब्द है? एक फारसी शब्द है। एक फारसी शब्द है जो अस्थायी रेगिस्तानी झीलों और दलदली भूमि को दर्शाता है, ठीक है। तो जो भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं हिंद महासागर में जो बनते हैं उनको 13 देश उनका नामकरण करते हैं। और इसी क्रम में हामून जो नाम है वो दिया गया है ईरान के द्वारा। ईरान के द्वारा हामून एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है अस्थायी रेगिस्तानी झीलों और दलदली भूमि जिसका मतलब होता है, ठीक है। अगला प्रश्न यह है कि किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया? तो ये हैं अशोक गाडगिल, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे आप दो तस्वीरें देख रहे हैं, एक ये और एक ये, ठीक। तो यह सम्मान जो है वो दो लोगों को मिला, उनमें से एक है अशोक गाडगिल। अब दूसरे को जानते हैं। देखिए, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2 भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया, जिसमें अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश। दूसरे कौन है? सुब्रा सुरेश। तो अशोक गाडगिल के साथ सुब्रा सुरेश का भी नाम याद रखिएगा। यह अवार्ड उन अमेरिकियों को दिया जाता है जिन्होंने विज्ञान प्रौद्योगिकी में उपलब्धियां हासिल की हैं। और इस अवार्ड की स्थापना 1959 में की गई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संयुक्त राष्ट्र विश्व विकास सूचना दिवस, इस प्रश्न को फिर से देखिए। संयुक्त राष्ट्र विश्व विकास सूचना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ये जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, 24 अक्टूबर। तो संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मनाता है। और इसकी स्थापना साल 1972 में की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य विकास की समस्याओं और उन्हें हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता पर ध्यान देना है। और यह दिवस संयुक्त राष्ट्र दिवस के साथ ही मनाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन डे भी 24 अक्टूबर को मनाते हैं। और इसी क्रम में संयुक्त राष्ट्र विश्व विकास सूचना दिवस भी 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। अब चलते हैं प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किस व्यक्ति को अपना नेशनल आइकॉन नियुक्त किया है? आप इनकी तस्वीर भी देख रहे हैं, ये कोई नहीं, ये हैं राजकुमार राव। तो भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभिनेता राजकुमार राव को अपना नेशनल आइकॉन नियुक्त किया। और नेशनल आइकॉन वोटिंग को लेकर लोगों की जागरूकता करते हैं। और राजकुमार राव को उनकी फिल्म न्यूटन के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड दिया गया था। और निर्वाचन आयोग ने इसी साल अगस्त में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपना नेशनल आइकॉन
बनाया था। तो अब कौन है नेशनल आइकॉन? राजकुमार राव। अगला प्रश्न, हाल ही में वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने लगाया है? तो ये है ग्लेन मैक्सवेल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अब चलते हैं इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने विश्व कप इतिहास का सबसे तेज शतक जड़ दिया और ग्लेन मैक्सवेल ने नीदरलैंड के खिलाफ महज 40 गेंदों में, कितने? 40 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और अपनी पारी के दौरान मैक्सवेल ने 9 चौके और 8 छक्के लगाए और इस मामले में मैक्सवेल ने साउथ अफ्रीका के एडेन मार्कराम का रिकॉर्ड तोड़ा और जिन्होंने 49 गेंदों में शतक जड़ा था। कितना? 49 गेंदों में शतक जड़ा था। अगला प्रश्न, फॉरेस्ट फॉर सर्टिफिकेशन फॉर इवेंट फोरम की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? फिर से देखिए, फॉरेस्ट फॉर नहीं है, फॉरेस्ट फायर एंड सर्टिफिकेशन पर यूएन फोरम की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो यह कोई और नहीं, अपना देश भारत है। ऑप्शन नंबर डी। जानते हैं डिटेल में। उत्तराखंड में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में 2 दिवसीय कंट्री लेड इनिशिएटिव CLI कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 30 देशों के लगभग 55 प्रतिनिधि और 20 संगठनों के 41 प्रतिनिधि फॉरेस्ट फायर सर्टिफिकेशन विषय पर चर्चा करेंगे और यह कार्यक्रम वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का एक हिस्सा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय स्तर का सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है गुरुग्राम, हरियाणा के गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर बी। तो राष्ट्रीय स्तर का सरस आजीविका मेला 2023 गुरुग्राम के लेजर वैली ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है और यह 17 दिवसीय मेला अगले महीने के 11 तारीख तक जारी रहेगा, मतलब 11 नवंबर तक। और सरस आजीविका मेला ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की एक पहल है। अगला प्रश्न, ओके, हाल ही में किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नामित किया गया है? ठीक है, तो यह जो है कौन नॉमिनेटेड हुए हैं? तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अमोल मुजुमदार। ये इनकी तस्वीर है। तो घरेलू क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी अमोल मुजुमदार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नामित किया है। मुजुमदार ने इससे पहले इंडियन प्रीमियर लीग IPL में राजस्थान रॉयल्स के लिए बल्लेबाजी कोच के रूप में काम किया था। अगला प्रश्न, एयरबस, ध्यान दीजिएगा, एयरबस ने भारतीय एयरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस IIT के साथ, ठीक उस IIT का नाम बताना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का, जिसके साथ समझौता किया है? तो यह है IIT कानपुर। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर और एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU पर हस्ताक्षर किया। और एयरबेस एक यूरोपीय राष्ट्रीय एरोस्पेस कंपनी है और इसकी स्थापना 1970 में की गई थी। कब? 1970 में। अगला प्रश्न, हाल ही में इंडियन मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो इसका आयोजन जो है वो नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया और 27 से 29 अक्टूबर 2023 तक ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन थीम के साथ आयोजित किए जाने वाला इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC एशिया का सबसे बड़ा दूरसंचार, मीडिया और प्रौद्योगिकी का मंच है। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना कमांडर को 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? ठीक, तो आप देख सकते हैं ये है हमारे रक्षा मंत्री। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा यह किया गया।
तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में वायुसेना कमांडरों के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और इस अवसर पर रक्षा मंत्री को वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने ध्यान दीजिएगा, प्रमुख एयर चीफ मार्शल, उनका नाम क्या है, वी.आर. चौधरी ने भारतीय वायुसेना की परिचालन तैयारियों के बारे में जानकारी दी और इस सम्मेलन को हर 2 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। हाल ही में प्रसिद्ध राजनेता ली केकियांग का निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो बस ये नाम याद रखिए, वो चाइना के पूर्व प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं आगे। केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है और यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह बांध संबंधित है उत्तराखंड राज्य से। ऑप्शन नंबर सी। तो उत्तराखंड की जमरानी बांध परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है और इस प्रोजेक्ट के निर्माण से हल्द्वानी व आसपास के क्षेत्र में पेयजल एवं सिंचाई की समस्या का समाधान होगा। जमरानी बांध परियोजना का निर्माण नैनीताल में काठगोदाम से 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम में गोला नदी पर किया जाएगा। कहाँ पे? गोला नदी पे। अगला, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया? ये जो नंबर है इनका भी ध्यान में रखना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया? वह राज्य है हरियाणा। ये है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर। तो केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया और इन स्कूलों को स्मार्ट कक्षाओं और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT प्रयोगशाला के साथ डिजाइन किया गया है और पीएम श्री स्कूल योजना केंद्र सरकार की योजना है। हाल ही में मलेशिया के अगले किंग के रूप में किसे चुना गया है? बस इनका नाम याद रखिए, ये हैं सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर। कौन? सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? यहाँ भी आपको केवल नाम याद रखना है, ये MS धोनी या ये कहें महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थशास्त्र और संबद्ध विज्ञान संघ के 4थे वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो आपको बताना है कि एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स एंड एलाइड साइंस एसोसिएशन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया श्रीनगर में। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, ठीक है, यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, मतलब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उनका नाम याद रखिएगा। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भारतीय अर्थशास्त्र और संबद्ध विज्ञान संघ इंडियन इकोनॉमिक्स एंड एलाइड साइंसेज एसोसिएशन के 4थे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर में किया। भारतीय अर्थशास्त्र और संबद्ध विज्ञान संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर सुधाकर पांडा और IEASA के सचिव डॉक्टर आलोक कुमार ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। तो इस प्रश्न में आपको जो ध्यान देने वाली बात है वह यह देनी है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो श्रीनगर में, ऑप्शन बी। और इसके साथ में जो जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनका नाम याद रखना है। क्या नाम है? मनोज सिन्हा। अगला प्रश्न, हाल ही में ब्यूटी वर्ल्ड मिडल ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो यह है दुबई, ठीक है। तो ब्यूटी वर्ल्ड मिडल ईस्ट 2023 का आयोजन 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2023 तक दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित किया जा चुका है, ठीक है। और यह एक प्रमुख इंटरनेशनल ट्रेड शो है और इस इवेंट में 57 देशों के 1750 प्रदर्शकों के भाग लेने की उम्मीद है। अगला प्रश्न, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATA, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। FATA, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है? ठीक है, तो ये है अल्बानिया। अब जानेंगे डिटेल में।
तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATA ने 27 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित समीक्षा में कई देशों को अपने ग्रे लिस्ट से हटाने की घोषणा की है और इनमें कैमन द्वीप, पनामा, जॉर्डन और अल्बानिया शामिल हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस में क्या दिया गया था? ऑप्शन नंबर जो डी था अल्बानिया, इसको जो है ग्रे लिस्ट से FATF ने हटा दिया है और इनमें वहीं बुल्गारिया को इस लिस्ट में, ठीक है, इस लिस्ट में शामिल कर दिया गया है और ग्रे लिस्ट में उन देशों को रखा जाता है जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ध्यान दीजिएगा, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद रोधी वित्त पोषण CFT जैसे मानकों को पूरा नहीं करते हैं। तो ग्रे लिस्ट में किनको रखा जाता है? जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, पहला पॉइंट, और दूसरा आतंकवाद रोधी वित्त पोषण जैसे मानकों को, जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको पूरा नहीं करते हैं, उनको FATF की ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। अगला प्रश्न, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय शूटर ने भारत के लिए 11वां, ठीक, पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है? तो ये है मनु भास्कर, ऑप्शन नंबर डी, क्या? मनु भास्कर। तो एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भारत की महिला शूटर मनु भास्कर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है और कोरिया के चोंगवॉन में एशियाई चैंपियनशिप में महिलाओं के 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल इवेंट में 5वें स्थान पर थी। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अर्जुन बबूता और पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सरबजीत सिंह ने भी पेरिस 2024 में कोटा हासिल किया है। अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया है, वह किस देश के निवासी थे? तो व्यक्ति विशेष में इनका नाम जरूर याद रखिएगा, यह है बांग्लादेश के, ठीक, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा डिटेल में जानते हैं इनके बारे में। प्रसिद्ध जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीम उल हक का ढाका, बांग्लादेश में निधन हो गया। वह इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंट के निदेशक थे। वह बांग्लादेश के निवासी थे। सलीमुल हक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी बांग्लादेश में प्रोफेसर थे और वह यूनाइटेड किंगडम के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट IIED के सहयोगी भी रह चुके। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। यह हमारे वीकली करंट अफेयर के सीरीज़ में दूसरा वीडियो था। इससे पहले वाला वीडियो आप जिसमें आप जो है 24 अक्टूबर, ठीक है, 16 से लेकर 24 अक्टूबर तक की जो वीकली करंट अफेयर की घटनाएं हैं उनको आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में हमने कवर किया 25 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक की करंट अफेयर की घटनाओं को। तो इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो की PDF को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।